मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें निम्न प्रकार हैं। पहला, गत वर्ष के बीच में मकान बनकर तैयार होना या गत वर्ष के बीच में विक्रय। यदि कोई मकान गत वर्ष के बीच में बनकर तैयार होता है, जैसे मान लीजिए गत वर्ष 19-20 में कोई मकान 1 अगस्त 19 को बनकर तैयार हुआ, तो 1 अगस्त 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक का जो समय रहेगा, उतने समय का हम एनुअल वैल्यू इसके अंतर्गत लेंगे। इसी प्रकार से यदि कोई मकान गत वर्ष में बेचा जाता है तो उसका एनुअल वैल्यू 1 अप्रैल से लेकर बेचने की तारीख तक दिया जाएगा, जिस दिन मकान को बेचा जाएगा। दूसरी स्थिति है, कभी कभी जो किराया मुझे प्राप्त होता है वह टैक्स की कटौती के पश्चात प्राप्त होता है। जैसे जब कोई मकान संपत्ति किसी कंपनी को, फर्म को, ट्रस्ट को या बैंक को किराए पर उठाई गई है और 1 वर्ष का किराया 2,40,000 रुपये से ऊपर होता है, तो किराया भुगतान करने वाले का ये कर्तव्य होता है कि वो 10% टैक्स की कटौती कर दे और शेष राशि का भुगतान इसके अंतर्गत किया जाए। जैसे मान लीजिए किसी बैंक को 25,000 मासिक किराए पर हमने उठा दिया मकान जो है, तो 12 महीने का 3 लाख रुपए आपका किराया होता है। बैंक वाला उसमें से 10% TDS काट कर मुझे 2,70,000 की राशि प्रदान करेगा। यदि प्रश्न में बैंक से प्राप्त किराया 2,70,000 रुपये दिया हुआ है तो यह रकम 90% के बराबर मानी जाएगी। इसमें 10% जोड़कर यानी 2,70,000 इंटू 100/90 कर देंगे तो 3 लाख रुपए का ग्रास रेंट आएगा। इस प्रकार से टैक्सेबल मानेंगे। मकान के साथ कभी कभी जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तीसरी स्थिति है, सुविधाओं का मूल्य यदि मकान के किराए में जोड़कर लिया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि सुविधाओं का मूल्य ग्रास रेंट में से माइनस करेंगे, शेष मकान संपत्ति का किराया माना जाएगा। एक होता है सह स्वामित्व। एक मकान के एक से अधिक मालिक जैसे मान लो हैं, जैसे मान लीजिए किसी मकान का 60,000 रुपये का ग्रास एनुअल वैल्यू है, कटौतियाँ घटाने के बाद मकान संपत्ति क्या है, मान लो 33,000 है। A, B और C मान लो 3 मालिक हैं उसके, A का हिस्सा आधा है और B और C का 1/4 है, 25% तो 33,000 का आधा 16,500 रुपये A की आय मानी जाएगी, 8,250 रुपये B और 8,250 रुपये C की आय मानी जाएगी। मकान संपत्ति से कई प्रश्न में हमने पढ़ा लॉस होती है, हानि आती है। तो हानि की स्थिति में जो मकान संपत्ति का घाटा होता है, स्वयं रहने के मकान के संबंध में अधिकतम 2 लाख का घाटा हो सकता है। किराए के मकान के संबंध में चूंकि ऋण पर ब्याज की कोई सीमा नहीं है तो वहाँ कोई भी स्थिति आपका हो सकती है। ऐसी मकान संपत्ति की हानि को पहले मकान संपत्ति की आय में से और उसके बाद जो आपका मान लीजिए मकान संपत्ति की आय नहीं है तो अन्य किसी आय में से उसको माइनस कर सकते हैं। एक अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है बकाया किराए के संबंध में। यदि पिछले वर्षों का कोई बकाया किराया हमको मिलता है, या दूसरी स्थिति अनरियलाइज्ड रेंट, पिछले वर्षों में कोई न वसूल हुआ किराया रहता है जिसकी हम ऊपर ही छूट प्रदान कर देते हैं, ग्रास एनुअल वैल्यू में एक तो म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं, अप्राप्त किराया माइनस करते हैं। उसको घटाकर हम पहले क्या करते हैं, नेट एनुअल वैल्यू निकालते हैं और कटौतियाँ घटाते हैं। ऐसा न वसूल हुआ किराया भविष्य के किसी वर्ष में यदि वसूल हो जाता है या कोई बकाया किराया हमको मिलता है, पिछले वर्षों का बैक डेट से बढ़ा हुआ किराया मिलता है, तो बकाया किराया कहलाएगा। दोनों परिस्थिति में वैधानिक कटौती उसमें 30% घटाकर मकान संपत्ति की आय में जोड़ देंगे। 1-2 प्रश्न इसके अंतर्गत बना हुआ मैं आप लोगों को भेजूंगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनको हमको इसके अंतर्गत ध्यान में रखना है।